Okay, good morning students. This video is for class 9th history chapter 1 the French Revolution question and answer. आपका the first question है answer the following question briefly. Number 1, name the 3 states into which French society was divided before revolution. तो यह फर्स्ट स्टेट था क्लर्गी, सेकंड स्टेट नोबैलिटी और थर्ड स्टेट अदर पीपल, जिसमें फार्मर्स, आपके छोटे छोटे फार्मर्स, छोटे बिजनेसमैन, ये सब आते थे. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पेड मोस्ट ऑफ द टैक्सेस बिफोर द रिवॉल्यूशन. नेम एनी 3 टैक्सेस पेड बाय दिस सेक्शन. तो पहला क्या था, द थर्ड स्टेट पेड द मोस्ट. हमें पता है कि जो तीसरा स्टेट था, जो छोटे बिजनेसमैन, फार्मर, सिर्फ वही लोग टैक्स पे करते थे. ठीक है. तो आपकी बुक में सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं. एक तो लिवरे था, तो 10th ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड, और एक थाइल, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. ओके. अब तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, गिव द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाई रॉस्क्यू. रॉस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. एंड बी क्या है? चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉज. अब फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन बेस्टील. अब ये बेस्टील क्या था? तो बेस्टील तो हमें पता है एक जेल था. द बेस्टील वॉज अ फोर्ट्रेस इन पेरिस, मतलब एक जेल था पेरिस में, नोन फॉर्मली एज द बेस्टील सेंट एंटोनी. इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ फ्रांस फॉर द स्टेट प्रिजम बाय द किंग ऑफ फ्रांस. मतलब जो भी फ्रांस का किंग था, वो उससे जो भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर जो भी लोग को सज़ा दिया जाता था, उसे बेस्टील नाम के जेल में ही रखा जाता था. ओके. Now, third question. When was the ruler of France? Who was the ruler of France during the French Revolution? तो वो लुइस 16 था, हमें पता है. Which period of France is referred as a reign of terror? Give the reason. तो the period of मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर. मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर का ही पीरियड में रेन ऑफ टेरर के नाम से आता था. द रीज़न ऑफ रेन ऑफ टेरर इज़ मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. उसको मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ही दर्दनाक गुनाह का सज़ा मिलता था वहाँ पे. ही स्टार्ट गिविंग पनिशमेंट इन एवरी सिंगल पीपल हु वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हिम. और उन सब लोगों को वो सज़ा देना शुरू कर दिया था जो लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे. तीसरा है, ही यूज्ड गुलेटिन. अब ये गुलेटिन क्या था? तो गुलेटिन मैंने बताया था ना कि जिस पे एक मशीन जैसा होता था, उस पर सर रख के सर को काट दिया जाता था. गुलेटिन की मशीन यूज़ कर रहे था. ठीक है. तो यही रीज़न था जिस वजह से वो रेन ऑफ टेरर कहलाता था. अब 7 क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑन द चर्च. अब चर्च पे रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था? तो the French Revolution wiped out all the religious signs and states which affected the churches who were so far dominating the French Revolution. स्टार्टिंग में चर्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को. ठीक है. द क्लट ऑफ सुप्रीम बीइंग वाज नाउ चूजन फॉर द स्पेशलिटी ऑफ द पीपल. और उन्हीं में से जो सुप्रीम थे, ठीक है, सिर्फ वो लोग ही जो स्पेशलिटी वाला वर्क था उसके लिए वो कर रहे थे. Now, question number 8. Name any 4 philosophers who inspired the French people to revolt. तो पहला था हमारे पास मॉन्टेस्क्यू, दूसरा है रोसेक्यू, तीसरा है वॉलेटियर और चौथा है मिराबू. ठीक है. Now, next page. Which is the national anthem of France? When was it sung for the first time? तो मार्सेले इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. इट वॉज रिटन बाई रॉजर डी एल एल्से ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इट वॉज फर्स्ट सung in Paris when the Marseillaise battalion sang it as they marched to पेरिस। मतलब मार्सेले जो था
वो फ्रेंच बटालियंस जो थे, जो मार्सेले के रहने वाले थे, उनके द्वारा गाया गया था। कब? जब वो पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे उस समय, ठीक है। अब हु वेयर्स जैकोबिन्स? अब जैकोबिन्स कौन थे? तो जैकोबिन्स आर द पॉलिटिकल क्लब ऑफ पीपल विच वाज फॉर्म टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज। जैकोबिन्स वो लोग, एक पॉलिटिकल क्लब था, बहुत बड़ा क्लब था फ्रांस का, जहाँ पे सारे पॉलिटिकल पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिस्कस होते थे। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप पे, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो द रोल ऑफ थिंकर्स एंड द फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस आर: philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau put forward the idea to imagine a society-based freedom and equal laws and opportunity for all. वो चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे फॉरवर्ड? कि सोसाइटी बेस्ड फ्रीडम, मतलब उस सोसाइटी के बेस पे फ्रीडम मिले सबको इक्वल लॉज और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले हर एक तबके के लोगों को, ये चाह रहे थे। द आइडिया ऑफ द फिलोसोफर वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन द सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेज एंड वेर स्प्रेड अमॉन्ग पीपल थ्रू बुक एंड न्यूज़पेपर। और ये आइडियाज़ जो थे वो सैलून्स, कॉफ़ी शॉप, चाय की दुकान, ये सब पे बहुत ज़्यादा डिस्कस होने लगे थे और वो बुक और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी डिस्कस हो रहे थे। इन टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, अब टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन लुक के द्वारा। जॉन लुक साउट टू रिप्यूट क्या है यहाँ पे? रिप्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड ऑब्सोल्यूट राइट फॉर द मोनार्क। और वो चाहते थे कि वो जितने भी मार्क हैं ना, जो भी ऑब्सोल्यूट पावर, मोनार्क को एब्सोल्यूट पावर मिलना चाहिए एक एक चीज़ के लिए। हिज आइडिया वेयर कैरिड फॉरवर्ड बाय रोसे एज ही वॉज प्रपोजिंग a form of government based on social contract between the people and their representatives। और इसी चीज़ को रोसे क्यों ने फॉलोअप किया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक गवर्नमेंट के फॉर्म में फॉलोअप किया, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, पीपल और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये लोग बातें करें, सब कुछ तरीके से गवर्नमेंट रन करेगी। हमारा 5th पॉइंट है: इन द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और जो मॉन्टेस्क्यू था, द स्पिरिट ऑफ लॉ में बताया है कि उसने एक डिवीज़न किया पावर का, मतलब पावर को डिवाइड किया गया 3 चीज़ों में: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एनालाइज द सर्कमस्टांसेज लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। अब कौन कौन से सर्कमस्टांसेज के जिसके वजह से आखिर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ? द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज लेड टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। लुइस 16 वॉज एन ऑटोक्रेटिक रूलर। ऑटोक्रेटिक क्या? जो खुद के बारे में खोजने वाला रूलर, जो किसी की नहीं सुनता हो। who could not compromise with his luxurious life, और वो अपने लग्जरियस लाइफ से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, ठीक है। Now when he attended the royal attended the throne, जब उसने, यहाँ पे थ्रोन है, ये आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे थ्रोन लिखा हुआ है, ठीक है। When he ascended the throne, रॉयल ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। जब उसने थ्रोन अपनाया तो रॉयल ट्रेजरी वॉज एम्प्टी एंड अ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। और बहुत सारे वॉर ने फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज थे फ्रांस के, उसको ख़त्म और कम करने लगा था। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल, और वर्साइल पैलेस को भी मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा खर्च होता था। फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज़, किसको? 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। अब वो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने, मतलब फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया। इसके से क्या हुआ कि उसके वजह से अब 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज हो गया, और जिस कर्ज पे उन्हें हर महीने 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता था लोन में, उसमें ही पैसे खर्च होते थे। द स्टेट फाइनली इंक्रीज द टैक्सेस टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्टिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ आर्मी, रनिंग गवर्नमेंट एंड ऑफिस एंड यूनिवर्सिटीज़। अब एक गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ क्या, पैलेस तो नहीं है, बहुत सी चीज़ें मेंटेन करनी होती थी, जैसे कि रनिंग ऑफ आर्मी, अब आर्मी का मेंटेनेंस करना है, रनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटीज़ जो पढ़ा रहे थे, मतलब गवर्नमेंट के और भी तो खर्चे थे। द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एक्सट्रीमली करप्ट, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक्सट्रीमली करप्ट था। इट डिड नॉट गिव वेटेज टू कॉमन मैन, और वो कॉमन मैन मतलब जो आम लोग थे उन्हें वेटेज नहीं दिया जाता था, ठीक है। द फ्रेंच सोसाइटी was divided into 3 states, but only members of first states, clergy and the nobility, were not to pay any taxes. The burden is only on the third state, मतलब सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही वहाँ
टैक्स को पे कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द 19th and the 20th century। ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रूव to be the most important event in the history of the world. The idea of liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution. The idea of liberty and democratic मतलब क्या, जहाँ पे पब्लिक का भी कंट्रोल हो एक गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, The idea of equality, liberty and fraternity spread from France to rest of the Europe वेयर फ्यूडल सिस्टम वॉज फाइनली एबॉलिश। फ्यूडल सिस्टम मतलब जहाँ पे भी जो मोनार्क सिस्टम था वो सब एबॉलिश हो रहा था, वहाँ पे इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी मतलब ये सब चीज़ें इम्पोज हो रही थी। कोलोनाइज पीपल रिवर्क्ड ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सोवेनियर नेशन स्टेट। और जो कोलोनाइज पीपल जो कि मतलब बंदिश में काम कर रहे थे, उन लोगों को भी फ्रीडम मिला कि आराम से अपने सोवेनियर कंट्री मतलब एक आज़ाद देश में रह के काम कर सके। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म दैट इमर्ज्ड The idea of nationalism emerged after the French Revolution started becoming mass movement all over the world। और जो नेशनलिज्म का जो मूवमेंट था जो ऑल ओवर सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में शुरू हुआ, वो धीरे धीरे पूरे दुनिया में अपना पकड़ बनाने लग रहा था। इन इंडिया टू मतलब इंडिया में भी द आइडिया स्प्रेड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिकम अ बेंचमार्क टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। और इंडिया में भी आखिरकार जो बेंचमार्क बन गया, ये कौन से, ये जो यूज़ है जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हमें ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए। अब फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। अब हम नेपोलियन के राइज को कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट वाज द फ्रेंच स्टेट्समैन एंड अ मिलिट्री लीडर हु रोज टू प्रोमिसेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड लेड सेवरल सक्सेसफुल कैंपेन्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर। मतलब ये एक मिलिट्री लीडर था जो कि प्रॉमिसिंग ड्यूरिंग द फ्रेंच मतलब जब कब जागा कब सामने आया एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। ठीक है ना, और बहुत सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर में भी उन्होंने भाग लिया। ठीक है, नेपोलियन केम टू पावर एज द रिजल्ट ऑफ अनस्टेबल डायरेक्टरी। मतलब वहाँ की जो डायरेक्टरी थी, जो भी लोग उसे काम चला रहे थे, मतलब जैकोबियन क्लब्स या फिर जो भी क्लब्स थे, वो लोग अच्छे तरीके से रूल नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से वहाँ पे नेपोलियन ने अपना पावर स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। ड्यू टू द वीक डायरेक्टरी नेपोलियन गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू राइज अ पॉलिटिकल पावर। इन 1804 ही क्राउंड हिमसेल्फ एज द एम्पायर ऑफ यूरोप फ्रांस। ठीक है, 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। ही सेट आउट टू कॉन्कर द नेबरिंग कंट्रीज डिफिक्टिंग द डायनेस्टीज एंड पुटिंग हिज ओन रिलेटिव मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली। और उसने क्या किया कि फिर अलग अलग के नेबरिंग कंट्रीज़ को भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। ही वॉज सीन एज अ मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप। और वो एक मतलब नए तरीके से यूरोप को बनाने की कोशिश कर रहा थी। बाउट आउट मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द यूनिफॉर्म सिस्टम। और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी उसने बहुत सारे नए नए लॉज भी लाए थे। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो सीन बाई मेनी एज अ लिबरेटर हु विल ब्रिंग फ्रीडम टू द पीपल। और वो बहुत लोगों को वो एज अ लिबरेटर भी दिखाई दे रहा था। लिबरेटर क्या होता है, वो जो कि फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहा हो। ही कैरिड आउट मिलिट्री कैंपेन एंड इन्वेजन ऑफ रशिया एंड स्पेन। और उसने अपने कार्यकाल में रशिया और स्पेन पे जाके आक्रमण भी किया। ही सून बिकम अ थ्रेट फॉर द किंग्स इन द यूरोप। और वो जल्द ही क्या हो गया, जो फ्रांस के किंग थे उनके लिए थ्रेट बनना शुरू हो गया था। ठीक है।